जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गए हैं और बच्चों में बहुत सारी टेंशन होती है कि उनका कैसे रिवीजन हो, कैसे उनका पढ़ा हुआ सब अच्छे से प्रिपेयर हो ताकि वो अच्छे से मार्क्स पा पाएँ। तो बेटा इसके लिए जो है बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ 10, 12, 15 दिन बचे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको अनसॉल्व पेपर जो है वो ज़रूर सॉल्व करना चाहिए और यहाँ पर भी जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए होंगे, हम आपको अनसॉल्व पेपर करवाएँगे, सॉल्व करवाएँगे। तो यहाँ पर हम पहला सेट जो सॉल्व करवाने जा रहे हैं अनसॉल्व का, वो है एफजेड सेट 1 2024। आपको क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग का फर्स्ट ऑप्शन स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि 5 आपको रिएक्शन पूछी गई है। व्हाट हैपेंड व्हेन, अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ये 5 रिएक्शंस हैं जो मैंने यहां पर उतार करके रखी हुई हैं। तो देखते हैं भाई, पहले सबसे नंबर पे पूछ रहे हैं कि अगर एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर से Na है, यहां पर से Br है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या निकल गया, NaBr। ये C2H5O था, C2H5O, और C2H5O को उधर का एथिल ग्रुप मिल गया तो ये आपका C2H5 जुड़ गया। क्या बन गया आपका, डाई एथिल ईथर बन गया। ठीक है, डाई एथिल ईथर हमारा निकला है। सेकेंड रिएक्शन क्या हमारी है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है नाइट्रिक एसिड। ये HONO2 मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है, ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, अब अगर आप किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवा रहे हैं तो ये नाइट्रेशन कहलाता है। नाइट्रेशन हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ही होता है। अब NO2 ग्रुप कौन है, ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे। जहां भी जुड़ेगा वहां से H निकलेगा, निकला हुआ H इस OH को मिलेगा और निकल जाएगा H2O। अब अगर NO2 ऑर्थो पे जुड़ा है तो कंपाउंड कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर पैरा पे जुड़ रहा है तो कंपाउंड कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवानी है, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। इधर से Cl और इधर से Na, निकल गया NaCl, OH चला गया यहां पर तो बन गया आपका कौन, फिनॉल। बेंजीन की रिंग के ऊपर कभी भी OH होगा तो ये क्या कहलाएगा, फिनॉल। हमारा फिनॉल बन गया। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। ये HOSO3H में मैंने क्या किया, H2SO4 को ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है। ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 से रिएक्शन करवा रखे जिसको ब्रेक डाउन करके मैंने HOSO3H लिखा है। अब ये भी क्या करेगा SO3H, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। तो ऑर्थो या पैरा से एक H निकलेगा, OH को मिलेगा और निकल जाएगा H2O। SO3H या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे। तो क्लोरोबेंजीन इधर भी हम बना देते हैं और क्लोरोबेंजीन इधर भी हम बना देते हैं। यहां ऑर्थो पे SO3H लगा देते हैं और यहां पैरा पे SO3H लगा देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसका हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, बेंजीन है ये। ठीक है, तो ये आपके 4 रिएक्शन लास्ट वाली जल्दी से देख लेते हैं कि अगर एथिल क्लोराइड की रिएक्शन KOH से करवा दें तो क्या होगा। यहां पर भी वही चीज है कि KCl निकल जाएगा और OH जाएगा एथिल के पास, बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन जो है CH3 CH2 Cl गया, OH जुड़ा, क्या बना OH। तो ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए था, इसका जो और करके ऑप्शनल क्वेश्चन दिया होता है, इसमें हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद केमिकल इक्वेशन। कुछ रिएक्शंस भी इनको देनी है एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, और इसकी कुछ एग्जांपल में हमको सल्फोनेशन या नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ये सब एग्जांपल में पूछे गए क्लोरोबेंजीन की हेल्प से, तो क्लोरोबेंजीन को ही ले लेते हैं। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड दो चीजों से बना है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका मतलब होता है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और ये जो ग्रीक वर्ड है फिलिक, ये बताता है किसको? लवर को। किसको बता रहा है? लवर को। इलेक्ट्रोफिलिक यानी निगेटिव लवर। क्या मतलब हुआ? निगेटिव लवर। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई अटैकिंग रिजेंट, जो बाहर से रिएक्शन करने के लिए एक अटैकिंग रिजेंट आ रहा है, वो कंपाउंड की किसी निगेटिव पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट हो। इलेक्ट्रोफिलिक है ना, निगेटिव लवर, तो जो आएगा वो किससे लव करेगा? किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कहां पे भागेगा? निगेटिव पोजीशन पे भागेगा। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई आने वाला अटैकिंग रिजेंट दिए हुए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की निगेटिव पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट हो, वहां पे जाके बाइंड हो जाए, जुड़ जाए, ऐसी रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जाहिर सी बात है, वहां पे अगर बाइंड होगी तो वहां पे जो बैठा होगा उसको वहां से हटाएंगे भी, डिस्प्लेस करेंगे, जगह खाली करेंगे, तभी तो वहां पे बैठेंगे अटैकिंग रिजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच अटैकिंग रिजेंट विच विल बी पॉजिटिव will attract towards the negative position of main reactant and displace any atom from there and attach self। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की हेल्प से हमको तीन चीजें बतानी है, एक क्लोरीनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन। अच्छा ये देखिएगा, जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसमें Cl जो होता है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब यहां पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, 6 हैं, 6 में से भी 2 जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि एक लोन पेयर वो इधर आ गया था बॉन्ड बनाने में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करने लगे? मूव होने लगे पूरी रिंग में। डबल बॉन्ड जो था वो पूरी रिंग में अपनी पोजीशन को चेंज करने लगा, रेजोनेंस बन गया, जिसकी वजह से यहां पर निगेटिव पोजीशन, यहां पर निगेटिव पोजीशन, यहां पर निगेटिव पोजीशन, ये पॉजिटिव हो जाती है। तो हमको यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे दिख रही है। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां पे जाएगा? या तो इस पोजीशन पे जाएगा, या इस पोजीशन पे जाएगा, या इस पोजीशन पे जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाएंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आने वाला अटैकिंग रिजेंट जो कि खुद कैसा होगा? पॉजिटिव, वो आने वाला अटैकिंग रिजेंट जो है वो हमारे दिए गए रिएक्टेंट के निगेटिव पोजीशंस पे अटैक कर रहा है, निगेटिव पोजीशन पे अट्रैक्ट हो रहा है, निगेटिव पोजीशन पे जाकर के किसी एटम को डिस्प्लेस करके खुद वहां पर जुड़ रहा है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनको तीनों को हम पढ़ लेते हैं। पहला देखिए क्या है हमारे पास? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, यही तीन चीजें हमको बताई हैं। क्लोरीनेशन में हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो Cl2 से रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, अब यहां पर Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थो से या पैरा से एक H निकलेगा, यहां से एक Cl निकलेगा माइनस HCl, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल तो पहले से है। ठीक है, या तो ऑर्थो पे एक Cl आ गया या पैरा पे एक Cl आ गया, दोनों में से। ये क्या हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, बस देखो कौन है। अब इसके बाद हम नाइट्रेशन को देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन तो हम जानते हैं
कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हमको लेना कौन है, क्लोरोबेंजीन ही लेना है। तो फिर से हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड से, यानी कि HNO3 से, प्रेजेंस होगी हमारी कंसंट्रेट H2SO4 की, और यहां से या तो ऑर्थो से या फिर पैरा से एक H निकलेगा, यहां से एक H होगा, 2H और एक ऑक्सीजन, यानी कि -H2O। बचा कौन यहां पर, N और 2 O बचे, NO2, वो या तो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो ये क्लोरोबेंजीन आपके 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, और क्लोरोबेंजीन में आपका या तो ऑर्थो पे लग गया NO2 या फिर पैरा पे लग गया NO2। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और तीसरी रिएक्शन भी जल्दी से देख लेते हैं। तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है, सल्फोनेशन। ये हमारी है सल्फोनेशन। तीनों रिएक्शन हमको क्लोरोबेंजीन की हेल्प से करनी थी, इसलिए हम अपना रिएक्टेंट चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लोरोबेंजीन जो है आपके सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब HOSO3H, ये समझ जाएं आप, उसके लिए है। बाकी H2SO4 भी आप लिख सकते हो। तो यहां से HO, इस दो पोजीशन में से, ऑर्थो पैरा में से कहीं से H, दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। क्लोरोबेंजीन के हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और एक में हमने ऑर्थो पे SO3H लगा दिया, एक में हमने पैरा पे SO3H लगा दिया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और ये आपका बन गया पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, सल्फोनिक। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, बोल तो रही है। तो ये आपका लॉन्ग का जो एक वाला ऑप्शन था, उसके दोनों जो क्वेश्चन थे ऑप्शनल वाले, दो में से कोई एक करना होता है, दोनों मैंने बता दिए। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग के 6 वाले के बी पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया गया, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 स्ट्रक्चर्स हैं, हमें उनके आईपीएसी नेम्स लिखने हैं। तो ये रहे स्ट्रक्चर और ये उनके नेम है। कैसे लिखेंगे ये हम आपको समझाते हैं, फटाफट देखिएगा। देखिए पहला कंपाउंड, अब इसमें हम देखते हैं तो सीधे सीधे आपकी 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चैन है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन है, इसलिए यहां पर आ गया आपका पेंटेन। और 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जो हेड फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे एक ही है तो वही हेड होगा। जो हेड फंक्शनल ग्रुप हमारा है ये आपका 3rd नंबर पे आ रहा है, तो इसका हम सफिक्स नेम वर्ड रूट के यानी कि पेंटेन के नाम से लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नेम, सफिक्स वाला नेम जो है वो हम मेन जो हाइड्रोकार्बन नेम है उसके बाद में लिखते हैं। तो पेंटेन के बाद हम लिख देंगे 3 ऑल। ठीक है, तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 ऑल। अब बचा कौन, दूसरे नंबर पे 2 बार मेथिल है और चौथे नंबर पे एक बार, टोटल 3 बार है। तो 2,2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। यहां पर चैन तो हमारी सिर्फ 3 ही कार्बन की है। ठीक है, 1 2 और 3, तो हो गया आपका प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप। 3 नंबर के कार्बन की चैन के लिए प्रोपेन वर्ड आता है। अब पहले दूसरे तीसरे तीनों नंबर पे OH ग्रुप लगा है और OH ही ग्रुप है, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है ही नहीं। तो जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही हेड होगा। तो प्रोपेन के नाम के लास्ट में 1, 2, 3 ट्राई ऑल, OH जो है इसका सफिक्स नेम ऑल होता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहां पर भी देखिएगा, अब ये कौन है, ये ईथर है। ईथर की पहचान होती है ROR', एक तरफ कार्बन की चैन, दूसरी तरफ कार्बन की चैन, बीच में ऑक्सीजन। तो हमको दिख रहा है ये ऑक्सीजन है, इसके इधर कार्बन की चैन है, इसके इधर कार्बन की चैन है, बीच में ऑक्सीजन का एटम है, तो ये आपका ईथर हो गया। ईथर का नाम कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। जो कार्बन की छोटी चैन होती है उसे हम ऑक्सीजन दे देते हैं और नाम कर देते हैं एल्कोक्सी, जबकि जो दूसरी चैन बड़ी चैन होगी उसे हम एल्केन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये 2 कार्बन की छोटी सी चैन है एथिल, इसको ऑक्सीजन मिल गया तो नाम हो गया एथॉक्सी। और यहां पर हमको 1 2 3 4 4 कार्बन की चैन मिल रही है यानी कि ब्यूटेन, एथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये जो एथॉक्सी की चैन हमारी है ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, सॉरी मेथॉक्सी नहीं होगा, ये होगा एथॉक्सी। तो ये आपका हो गया 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक बात है,
2 एथॉक्सी ब्यूटेन। यहां पर लास्ट वाला देखते हैं। अब बेंजीन की रिंग में अगर OH ग्रुप लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया फिनॉल। और बेंजीन की रिंग में जहां पर आपका हेड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहां पर छठा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे और 6 नंबर पे 2 बार मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2,6 डाइमेथिल फिनॉल हो गया। लास्ट कंपाउंड हमारा क्या बचता है, इसमें भी देखिएगा आपकी चैन जो है वो 1 2 3 4 5 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि हमारा हेड फंक्शनल ग्रुप इधर पड़ रहा है। 5 कार्बन की चैन है इसलिए नाम हो गया इसका पेंटेन। पहले नंबर पे OH लगा हुआ है तो पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो या पेंटेनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर 4 नंबर पे क्लोरो है तो 4 क्लोरो और दूसरे और तीसरे नंबर पे मेथिल है तो 2,3 डाइमेथिल हम लिख देंगे। अच्छा एक चीज और, जो आप प्रीफिक्स में नाम लिख रहे हैं उनमें अल्फाबेट्स को देखा जाता है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पड़ जाए उस ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा, जो बाद में पड़ेगा उसका नाम बाद में। जैसे मेथिल का M बाद में आता है और क्लोरो का C पहले आता है, तो हम पहले क्लोरो को लिखेंगे बाद में मेथिल को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी वाला पोर्शन था उसका भी और यानी कि ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है, जो आपको और करके एक ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जाता है, वो बचा हुआ है हमारे पास। और इसमें कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, हमें रिएक्टेंट्स दिए गए हैं और ये प्रेडिक्ट करना है, ये पता करना है कि इन रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एथॉक्सी बेंजीन। ये हमारा क्या है, एथॉक्सी बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HBr से, तो बहुत ही सिंपल है। जो यहां पर आपका C2H5 है ये आ जाएगा Br के पास, तो ये बन गया आपका C2H5Br माइनस हो गया, ये आपका एथिल ब्रोमाइड निकल गया। और O के पास कौन चला गया, H आपका चला जाएगा O के पास, तो ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, ये हमारा फिनॉल बन गया। यहां पर फिर से हमको क्या दिया गया है, एथॉक्सी बेंजीन दिया गया है। अब एथॉक्सी बेंजीन में एरो पे लिखा है ऊपर कंसंट्रेट H2SO4, नीचे लिखा हुआ है कंसंट्रेट HNO3। हमको पता है कि अगर हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, HNO3 से करवाते हैं, तो वहां पे प्रेजेंस हमारी कंसंट्रेट H2SO4 की भी होती है। तो ये आपका कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाई जा रही है। अब या तो कहीं ऑर्थो से या फिर कहीं पैरा पोजीशन से एक H निकलेगा और वो H यहाँ के एक H यानी कि H2 और यहाँ के एक O यानी कि H2O को मिलाकर के बना देता है हमारा एक कंपाउंड H2O। वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा H2SO4 जो है वो यूज किया जा रहा है। अब H2SO4 क्या करता है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलवा देता है। तो H गया, एक O गया, बचा क्या, NO2। वो NO2 या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पे, तो ऑर्थो पे जुड़ गया या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। अगली रिएक्शन क्या है, ये एक असिमेट्रिक एल्कीन है। असिमेट्रिक एल्कीन जिसको कहते हैं, देखिए कोई एल्कीन है, कोई कार्बन की चैन है जिसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उनके पास इक्वल नंबर में हाइड्रोजन एटम ना हो। जैसे यहाँ पास कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो यो समथिंग काइंड ऑफ मार्कोनिकॉफ्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब उसमें क्या है कि H2O को हम क्या बोल सकते हैं, हम H2O को HOH जो है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OH निगेटिवली चार्ज होता है और H पॉजिटिवली। तो मार्कोनिकॉफ ये कहते हैं कि जो H2O में जो आपका निगेटिव वाला पोर्शन है OH, ये डबल बॉन्डेड उस कार्बन एटम से जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पास हाइड्रोजन 1 है, यानी इस जगह पे हाइड्रोजन कम है, तो आपका OH वाला पार्ट वहां जाके जुड़ेगा। देखिए दूसरे नंबर के कार्बन पे OH जुड़ गया और यहाँ CH2 को एक H मिल गया, तो ये क्या बन गया, CH3। ये आपका जो है प्रोपेन टू ऑल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल। ये हमारा प्रोपेन टू ऑल बन गया। यहाँ पास NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रही है जिसके हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पास जाते हैं, तो CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3। अब ये जो कार्बन है इसको 2 हाइड्रोजन यहां से मिल जाएंगे, तो ये क्या बन गया, CH2, और 2 हाइड्रोजन मिल गए तो CH2 हो गया, और HO यानी कि OH ये रहा। ठीक है, तो भाई C को 2H मिले, H2 बन गया, और OH जुड़ा हुआ था तो CH2OH बन गया। ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। ये जो है इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या है ये, कंपाउंड याद कर लीजिएगा स्ट्रक्चर, इसको
थैलिक एसिड कहा जाता है। अब थैलिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, SOCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब SOCl2 से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि कंपाउंड हमारा बन रहा है थैलोइल क्लोराइड, थैलोइल क्लोराइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है इसका ए पार्ट। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओनली केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग चेंजेस। हमको कुछ चेंजेस दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ चेंजेस। ये 5 रिएक्शन जो हमको दी गई हैं, इन 5 रिएक्शंस को हमें केवल इक्वेशन फॉर्म में शो करना है। तो रिएक्शंस क्या है देखिए, पहली है आपकी ब्यूटेनिक एसिड बनाना है हमको ब्यूटेन 1 ऑल से। तो देखिए पहली रिएक्शन हमारी क्या है, CH3CH2CH2CH2OH, ब्यूटेन 1 ऑल ये दिया गया था। हमें क्या करना है, हम इसे कर देंगे हीट, जिससे कि हाइड्रोजन निकल जाएगी। यहां से H, यहां से H, H2 निकल गया आपका, बचा क्या CHO। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 CH2 CHO में। ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे हम। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन आपका यहां पास आ जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि देखिए हमने एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है, और यहां पर हमसे वही चीज फिर से पूछ रहा है कि एल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। तो सेम प्रोसेस वहीं रिपीट कर देंगे, ये वाला प्रोसेस वहीं सेम टू सेम। CH3 CH2 CH2, तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CHO है, एक O ऐड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा COOH। ब्यूटेनोइक एसिड ये भी है, ब्यूटेनोइक एसिड वो भी है। दोनों के दोनों लोग जो है क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 1 2 3। तो 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है और हमें इसके कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। चलिए मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पर होगा क्या, एडिशनल कंपाउंड बनेगा, यानी कि जो Br है Mg इसके पास आ जाएगा, तो बन जाएगा MgBr। और ये जो MgBr है, नाइट्रो यहां पे लगा ही हुआ है। ठीक है, MgBr। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे इसकी, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। ये CO2 आ जाएगा यहां पर, कैसे, देखिए COO, यानी कि C, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन, उसके बाद MgBr, ये आपका MgBr जुड़ गया। ठीक है, नाइट्रो यहां पर लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, वाटर से रिएक्शन, H2O से। अच्छा, H2O को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं HOH। तो H जो है आपका, H कहां आ जाएगा, इस जगह पर ऑक्सीजन के पास। तो C जो डबल O था उसको एक और H मिला, तो बन गया COOH, बेंजीन की रिंग के ऊपर बेंजोइक एसिड हो गया, और नाइट्रो लगा हुआ है यहाँ पे, तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। और MgBr जो था ये किसको ले गया, OH को। तो आपका Mg जो है, एक तो OH लगा हुआ है और एक Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये हमारा बन गया 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसके बाद में देखते हैं, ये आपका आ गया बेंजील अल्कोहल। चलिए इसकी रिएक्शन PCl5 से। अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन अगर PCl5 से करवाई जा रही है, तो एक PCl5 से अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो PCl3 जरूर निकलता है, और अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है तो POCl3 निकलेगा। तो POCl3 निकला, HCl निकला, और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH2। ठीक है, एक Cl यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे KCN से, KCN से। ये Cl और ये K माइनस KCl, Cn आकर के यहां पे जुड़ गया, CH2 Cn, और ये बेंजीन की आपकी रिंग। ठीक है, इसका इधर हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे एसिडिक मीडियम में, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक मीडियम रहेगा आपका। तो होगा क्या,
कि CH2C डबल OH बन जाएगा, CH2C डबल OH, CH2C डबल OH बन जाएगा। बेंजीन की रिंग आपकी है, ठीक है, सही है, बन गया। 2 फेनिल एथेनोइक एसिड है आपका, 2 फेनिल इथेनोइक एसिड, ठीक बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी। CH3C डबल OH यानी कि हमारा दिया है एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन की चेन है तो एथेनोइक एसिड। अब इससे हमको एसिटामाइड बनाना है, तो अमोनिया से रिएक्शन हम करवा देंगे। ये अमोनिया यहीं पे एडिशनल कंपाउंड बना देगा, CH3C डबल OH को NH3 मिला तो बन गया NH4, ठीक है, NH4। अब ये जो कंपाउंड है ये हीट करने पर वाटर को लॉस कर देगा, 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा, H2O बचा क्या, CH3CO NH2, CH3CO NH2। अगर किसी भी कंपाउंड में CONH2 लगा हो तो एमाइड बोला जाता है, 2 कार्बन की चेन है तो इथेनामाइड हो गया, ठीक है, या इसको एसिटामाइड भी कहते हैं, एसिटामाइड हो गया भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो था ये भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए पार्ट था उसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो हमको दिया है, और ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट का क्वेश्चन मतलब पहले तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। लंबा क्वेश्चन है, बार बार इतना लंबा पैसेज पढ़ने से क्या फायदा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को जो एक्चुअल मीन है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई कंपाउंड है ए नाम का, उसका फॉर्मूला है C8H16O2। अब ये फार्मूला नाम का ए जो है कोई कंपाउंड है जिसका हमने क्या कर दिया है, H2O हाइड्रोलिसिस कर दिया है एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो ये 2 हिस्सों में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, 2 हिस्सों में टूट गया। इसका पहला टुकड़ा निकल रहा है जो कि कहलाएगा B, और जो दूसरा टुकड़ा निकल रहा है वो कहलाएगा C। A जो है H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है, एक पार्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है B, एक आपका अल्कोहल बनता है C। ये नाम उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बताए हुए हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं, उन्होंने खुद ही बताया। और उन्होंने क्वेश्चन में यह भी कहा है कि दोनों में कार्बन की संख्या इक्वल है। यहां पे देखिए कार्बन हमको कितने दिख रहे हैं, 8, और इन्होंने कहा है कि दोनों तरफ कार्बन क्या है, इक्वल है, C4 इधर C4 उधर, यानी 4 कार्बन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, 4 कार्बन उधर है आपके अल्कोहल में, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हम C वाले कंपाउंड को क्रोमिक ऑक्साइड जो है इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये आपका बी वाला था यही कंपाउंड बन जाता है, ये उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। और अगर हम बी वाला जो कंपाउंड है इसको क्या कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकलवा दें, हाइड्रोलिसिस इसको हम क्या कर दें, डिहाइड्रेशन करवा दें, वाटर का मॉलिक्यूल निकलवा दें, तो क्या बनता है, ब्यूट1ईन। ये पूरी बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये हर एक चीज क्वेश्चन में दी गई, अभी मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, मैंने कुछ एड ऑन नहीं किया है। तो देखो यहां पर से कुछ बातें क्लियर हो रही हैं क्या, ये कह रहे हैं कि जो ए नाम का एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C8H16O2, ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद एसिडिक मीडियम में 2 कंपाउंड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो भाई ऐसी है बात कि ये तो हम जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस के बाद एसिडिक मीडियम में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टर टूटता है, कौन, एस्टर। तो भाई ये कंपाउंड हमारा कौन हुआ, एस्टर, हम पहचान गए एस्टर हुआ। और एस्टर में भी कार्बन कितने इन्होंने बताए थे, C8, तो भाई 8 कार्बन का एस्टर बनाना है। भाई हमने 4 कार्बन इधर को रखे हुए हैं, 4 कार्बन इधर को, और बीच में हमको पता है C आता है, तो COO 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इधर को कितने कार्बन जा रहे हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, नाम इसका हो जाएगा ब्यूटिल ब्यूटेनोएट, नाम क्या हो गया, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट। अब जैसा कि यहाँ पे कह रहे थे कि एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो भैया एसिडिक मीडियम में इसका हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। आपका पहला पार्ट जो निकल रहा है जिसको आपने, इसे आपने क्या बोला था, ए, इसे क्या बोला था, बी, इसे क्या बोला था, सी। बी वाला पार्ट जो आपका टूटा हुआ है
ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो CH3 CH2 CH2 COOH। और जो अल्कोहल बना हुआ है दूसरा कंपाउंड, ये भी जिसको C से डिनोट किया है क्वेश्चन में, ये भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड है तो CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1 ऑल, ये है ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये है, क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन बी का नहीं करवाया गया है। क्वेश्चन में जो डिहाइड्रेशन करवाया गया है वो बी का नहीं करवाया गया है बल्कि सी का करवाया गया है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मिस्टेक हो गई है, जो सी है इसका हमने क्या करवा दिया है, इसका हमने करवा दिया है डिहाइड्रेशन। ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है यहाँ पर, निकल रहा है। और ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ब्यूट 1 इन। ठीक है, बाकी सब कुछ सही बोला गया है, केवल थोड़ा सा मिस्टेक होगी क्या, चार्ट बनाते समय बी का हाइड्रोलिसिस करवा दिया जबकि होना किसका है, सी का हाइड्रोलिसिस। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस नहीं डिहाइड्रेशन, सी का डिहाइड्रेशन होना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम भी यहाँ पे सी का क्या करवा देंगे, डिहाइड्रेशन करवा देंगे। सी कंपाउंड कौन था, अल्कोहल, तो हमने भी क्या कर लिया अपना ब्यूटेनॉल जो था इसका हम क्या करवा देंगे, डिहाइड्रेशन करवा देंगे। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, तो भैया यहां से आपका जो OH है और यहां से जो H है ये निकल जाएगा आपका H2O। तो बनेगा क्या भाई, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4, सही है। CH3 CH2 CH2, ठीक है। यहां से आपका OH चला जाएगा, तो यहां से आपका क्या चला गया, देखिए OH चला गया, और इस कार्बन से OH चला गया, और इस वाले कार्बन का एक H चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, और यहां से CH2 के साथ जो OH लगा था OH चला गया, तो खाली क्या रह गया, CH2 रह गया। ये डबल बॉन्ड आपका आ गया। तो ये भी ठीक बात है, हमने पहचान लिया कि A कौन है, B कौन है और C कौन है। तो क्या निकलता है, हमारा A जो है वो है एस्टर, जो हमारा B है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो हमारा C है ये कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है हमारा अल्कोहल। ठीक है, नाम भी दिए दे रहे हैं, नाम क्या है, एस्टर जो हमारा था, ये एस्टर हमारा कौन है, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। ठीक है, ए हमारा कौन है, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट, और जो हमारा बी पॉइंट है, बी कंपाउंड है, ये कौन सा है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ये हमारा है ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और ये आपका ब्यूटेनॉल है, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर, ये सी कंपाउंड, ये बी कंपाउंड और ये ए कंपाउंड। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो पहला और ऑप्शनल दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कंप्लीट करने के बाद बी पार्ट हमको जो दिया गया है, इसमें क्या है, डिफरेंशिएट। हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है, दो लोगों के नाम दिए गए, दो कंपाउंड दिए गए, उनको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन केवल केमिकल इक्वेशन के आधार पर, रिएक्शन के आधार पर बताना है, थ्योरी नहीं बतानी है। जैसे पहला कंपाउंड दिया गया मेथिल एमीन एंड डाई एथिल एमीन। ठीक है, सॉरी, हाँ, मेथिल एमीन एंड डाई मेथिल एमीन। तो ये आपका मेथिल एमीन है, ये आपका डाई मेथिल एमीन है। अब इनको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कुछ डिफरेंस बताना है। तो भाई जो आपका मेथिल एमीन है ये अगर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ मिलकर के, तो हमको मेथिल आइसोसाइनाइड मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा डाई मेथिल एमीन रिएक्शन करे क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा कंपाउंड हमको क्या दिया है, एथिल एमीन एंड एनिलीन। तो भाई देखिए एथिल और NH2 लगा हुआ है तो एमीन, ये एथिल एमीन है। और यहां पर बेंजीन की रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, अगर कुछ ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ, तो C6H5। अब C6H5 के साथ NH2 आ गया तो ये एनिलीन हो गया। तो एनिलीन और एथिलेमीन में डिफरेंस बताना है। सेम रिएक्शन देखिए यहीं पे रिपीट हो रही, बस ये मेथिलेमीन था और ये एथिलेमीन है, बाकी रिएक्शन पूरी वही है।
एथिल अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ करवाएंगे तो जिस तरह से यहाँ पे मेथिल आइसोसाइनाइड बना था, यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। और अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, ये एथिल आइसोसाइनाइड, ये फेनिल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन हो गई। एनिलीन एंड बेंजिल अमीन जो है इसके बीच में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो NH2 लगा है बेंजीन से, एनिलीन हो गया, और CH2 और H2 लगा है बेंजीन से, ये आपका हो गया बेंजिल अमीन। अब अगर हम देखिए यहाँ पर एक डाइजोनियम साल्ट जो है उसको प्रोडक्शन करवाया जा रहा है। अगर हम जानते हैं कि एनिलीन HCl और नाइट्रस एसिड HNO2 ये तीनों लोग आपस में रिएक्शन करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और यहां पर क्या हो रहा है, बेंजिल अमीन जो है वो HCl और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो यहां भी एक तरह का कंपाउंड बन रहा है, कौन सा, डाइजोनियम साल्ट। लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अपने फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रहता। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट किया। अभी वीडियो शायद लंबी हो गई, लेकिन 3 घंटे का पेपर ही होता है, आपको पेपर सॉल्व करने में 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे भी लगभग हम लोगों ने हर क्वेश्चन पे काफी देर डिस्कस किया है, जितना शॉर्ट टाइम में जितना मैक्सिमम डिटेल दे सकते थे वो देने का प्रयास किया है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हुई है। बाकी के बचे हुए दोनों डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपका 4th नंबर का डिफरेंस है एनिलीन एंड N-मेथिलेमीन। ये आपका बेंजीन की रिंग पे NH2 है तो एनिलीन हो गया, और ये आपका N से मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो N-मेथिलेमीन हो गया। हम वही क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन करवा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं तो आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। कैसे, यहाँ के 2H, यहाँ का 1H और यहाँ के 3H, टोटल 6H और 3 ऑक्सीजन, ये आपका निकल गया 3H2O, 3Cl 3K, ये आपका निकल गया 3KCl, तो आपका फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। जबकि हम अगर यही रिएक्शन N-मेथिल अमीन से करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं होता। अब हमसे अगला 5वां वाला जो 5th नंबर पे जो हमसे डिफरेंस पूछा गया वो 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अमीन के लिए पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो 2nd डिग्री अमीन हो गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो 3rd डिग्री अमीन हो गया। अगर हम हिंसबर्ग रीजेंट, ये आपका बेंजीन पे SO2Cl जो लगा है ये क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट है। हिंसबर्ग रीजेंट के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें, हिंसबर्ग रीजेंट के साथ 2nd डिग्री या 3rd डिग्री की, तो 2nd डिग्री रिएक्शन करके ये बना देगा आपका, ठीक है, यहां से ये वाला H और ये वाला Cl HCl निकल जाता है और ये कंपाउंड बनता है। जबकि 3rd डिग्री अमीन इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं देती, नो रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसका बी पार्ट कंप्लीट, फिनिश। तो देखिए हम लोग आ गए हैं 7th बी के और वाले यानी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में। इसमें हमें कुछ रिएक्शंस दी गई, 3 रिएक्शन दी गई। कार्बेलामीन रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन है, और एक और आपकी रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। तो कार्बेलामीन रिएक्शन जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा पहला कंपाउंड हमारा एनिलीन है, और एनिलीन जो है इसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं हीट करवा करके। तो NH2 में से 2H और क्लोरोफॉर्म से 1H और यहाँ क्यूएच से 3H मिलकर के टोटल 6H होते हैं, और 3 O हैं जो मिलकर के 3H2O निकालते हैं, और आपका बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, बहुत दुर्गंध आती है, बदबू जैसी आती है, इसमें से गैस आती है, बहुत ख़राब स्मेल वाली होती है, ठीक है। तो ये एक कार्बेलामीन रिएक्शन की पहचान है। इसमें जो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है इसमें बहुत ही गंदी स्मेल एक जो है वो क्रिएट होती है, ठीक। तो ये कार्बेलामीन रिएक्शन हमारी हो गई। अब कार्बेलामीन रिएक्शन जो है इसको करने के बाद जो हमारी दूसरी है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको देख लेते हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो है इसमें NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन हम पहले करवाते हैं। दोनों की रिएक्शन करवाने से क्या होता है, नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड को हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं लैब में जब हमको डाइजोटाइजेशन करना होता है। डाइजोटाइजेशन के लिए हमारा जो नाइट्रस एसिड बना है ये एक्सेस अमाउंट के HCl के साथ और NH2 कंटेनिंग बेंजीन रिंग जो है यानी कि एनिलीन, इसके साथ रिएक्ट करती है कोल्ड में, लगभग 0 से 5 टेम्परेचर के बीच में रिएक्शन होती है, और डाइजोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनता है। ये पूरा प्रोसेस जो हमारा होगा ये डाइजोटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन हो गए। अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो आप देख रहे हैं इसमें पूरी रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पर है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे कि वीडियो जो है उसकी लेंथ छोटी रहे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अगला वीडियो जल्दी ही आपको अनसॉल्व का कोई नया सेट आपको मिल जाएगा, और आप तब तक जो है अनसॉल्व की प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अनसॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व करने से आपकी पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है
कमेंट उससे कीजिएगा थ्रू कि आउट एक कैसे रिवीजन आपका वीडियो हो लगा जाता है, आपको, ठीक है। क्या कुछ तो कमी रह नेक्स्ट गई, अनसॉल्व जो है उसके या साथ मिलते किस हैं। तरह की वीडियोस आप और और आप चाहो तो चाहते हैं इसका कोडिंग स्क्रीनशॉट ले रिलेटेड लो, आज वीडियो बिल्कुल पूरा नहीं। देखो, समझो, तो पूरे पेपर को अपनी अच्छे से जो वीडियोस है को देखते एक हुए बार आप बिना मेरे देखे जो है कमेंट या देखो। बाकी डाउट्स वीडियो में हैं, जो किस तरह क्वेश्चन की है वो वीडियो आपको आप यहाँ पे चाहते हैं, जो भी है आप स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे। बताएं, ठीक है। आई विल हेल्प यू। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।